गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, शुरू करते हैं क्लास। तो अपन जो पढ़ रहे थे वही अपना टॉपिक चल रहा है, एक घात स्वतंत्र और एक घात परतंत्र या आश्रित, अब जो भी हो उससे रिलेटेड थ्योरम और एग्जाम्पल अपन कर रहे हैं और तरीका आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी लास्ट कुछ एक दो थ्योरम एग्जाम्पल है, इनको करते हैं, इसके बाद में ये आपका टॉपिक खत्म। उसके बाद में एक टॉपिक और बचेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपकी 5वीं यूनिट खत्म, यानी आपका पूरा पेपर खत्म। तो आप समझ सकते हो कि ये सेकंड लास्ट अपना टॉपिक है और ये भी समाप्ति की ओर अग्रसर है। ठीक है, देखिए आज की थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आ चुकी है 2-3 बार। इसके अलावा इसको यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि इस तरीके की थ्योरम है वो अपन पहले भी कर चुके हैं। ओके, देखिए पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं अच्छे से। यदि VF एक सदिश समष्टि है तथा S इज इक्वल टू V1 V2 Vn परिमित शून्यतर सदिशों का एक उपसमुच्चय है। S में अवयव है V1 V2 Vn और वो क्या है, VF का एक उपसमुच्चय परिमित शून्यतर सदिशों का, यानी V1 V2 Vn है वो एक परिमित है। पहली बात तो अब 2 है 3 है 4 अपने को पता नहीं, लेकिन वो परिमित है और शून्यतर है, मतलब वो S शून्य है, उनका मान शून्य नहीं और सदिश है। ठीक है, तो S है वो उपसमुच्चय है VF का और ये S में N सदिश V1 V2 Vn। तब देखिए क्या प्रूफ करवाना है, S है एक घात परतंत्र होगा, यानी एक घात आश्रित होगा। तो एक घात आश्रित की जो कंडीशन है वो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, यदि और केवल यदि। अब ये वर्ड आ गया, इसका मतलब आपको दोनों कंडीशन इसमें दिखानी पड़ेगी, यदि और केवल यदि S के कुछ अवयवों को शेष बचे अवयवों के एक घात संचय में व्यक्त किया जा सकता है। ये लाइन अगर आपने ठीक से पढ़ी है तो इस प्रकार ये थ्योरम अपन पहले भी कर चुके हैं, इससे पहले क्लास में। देखिए एक अपन ने थ्योरम की थी V की, जहाँ पे जो K का मान था वो 2 लेस देन इक्वल टू K लेस देन N। बिल्कुल ये जो आपका आवश्यक प्रतिबंध होगा ये पूर्ण उसी तरीके से होगा और पर्याप्त प्रतिबंध उसकी, यानी जो वहाँ पे वो थ्योरम थी और ये थ्योरम है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। वहाँ पे बस वो मान अपन ने डिफाइन कर दिया था कि उसमें दिया गया था थ्योरम में, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, इतना दे दिया कि इसके ना कुछ अवयवों को शेष बचे अवयवों के एक घात संचय में व्यक्त किया जा सकता है। वही वहां पे था, एक अवयव ले लिया था और उसको शेष बचे अवयवों के एक घात संचय में व्यक्त कर दिया था। ओके, तो सेम उसी तरीके से है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये थ्योरम 2-3 बार एग्जाम में आ चुकी है अभी। ओके, तो देखिए शुरू करते हैं। VF एक सदिश समष्टि है, S इज इक्वल टू V1 V2 Vn है, वो VF का एक उप समुच्चय है जहां Vi नॉट इक्वल टू 0, I का मान 1 2 से n, V1 V2 V3 डॉट 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 Vn वो सभी के मान में नॉट इक्वल टू 0। शून्यतर है, वो शून्य की इतर है, शून्य से अलग है, यानी अशून्य है। आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध में क्या लेके चलेंगे, S है वो एक घात परतंत्र है आश्रित। अब S एक घात आश्रित है तो एक घात आश्रित के
कंडीशन लिख देंगे तब और अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट अल्फा n बिलोंग्स टू f के लिए। तो एक घात आश्रित है तो आपको पता ही कौन सी कंडीशन काम में लोगे, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डॉट अल्फा n इज इक्वल टू अल्फा n vn इज इक्वल टू 0 और f के जो अवयव है सभी अल्फा i का मान 1 2 से n है वो शून्य नहीं है, यानी कम से कम एक तो शून्य आपको मिलेगा। ओके, लिखो इसका स्टेटमेंट, लिखो अच्छे से पढ़ो, क्या प्रूव किया आपसे रिपोर्ट करवा रहा है, क्या आपका ये पहले पढ़ा हुआ है, आपके समझ में आना चाहिए। ओके, लिखो, शुरू करो। ये कंडीशन हो जाएगी एक घात आश्रित की अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डॉट अल्फा n vn इज इक्वल टू 0 और सभी अल्फा i शून्य नहीं है, i इज इक्वल टू 1 2 से n, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n में से कम एक तो शून्य होगा ही। ओके, इनमें से मैंने कोई एक कमी ले लिया है, अल्फा के बिलोंग्स टू एफ क्या है शून्य, अपने को पता है कम से कम एक तो शून्य है, तो मैंने कोई एक कमी ले लिया है अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट अल्फा n में से अल्फा के। अभी कोई सा भी हो सकता है, देखो अल्फा 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये शून्य हो तो समीकरण एक से क्या लिखोगे, देखो समीकरण एक ही है, बस अंतर ये है कि यहाँ पे जो मान है वो अपन ने के पदों में भी अप्लाई कर दी है। ओके, देखिए या इसको क्या लिखोगे, अल्फा के जो बीच वो एक तरफ और बाकी सारे पर प्लस के उधर जाके माइनस, अल्फा 1 v1 माइनस का माइनस अल्फा 2 v2 प्लस माइनस डॉट माइनस अल्फा के माइनस 1 v के माइनस 1, इसके बाद जो अभी था वो उधर ही है, फिर अल्फा के प्लस 1 v के प्लस 1 ये पद भी माइनस का माइनस डॉट माइनस अल्फा n vn, यहां से मान ज्ञात कर लेंगे किसका, वीके का।
माइनस अल्फा 1 अपॉन अल्फा के इंटू V1 प्लस माइनस अल्फा 2 अपॉन अल्फा के इंटू V2 डॉट 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 तो ये हो जाएगा कि माइनस 1 पद के लिए, फिर ये के प्लस 1 में पद के लिए, मतलब सब में भाग लग जाएगा अल्फा के का, लास्ट में माइनस, इसको प्लस में लिखोगे तो प्लस माइनस अल्फा एन अपॉन अल्फा के इंटू बी है। ओके, अब यदि यहाँ पे ये सारे अवयव एफ के हो जाए तो क्या बोलोगे, वी के है और V1 V2 वी के माइनस 1 वी के प्लस 2 और वी एन का क्या है, एक घात संचय। वहां पे ये था कि जो के है वो कहाँ तक का था, के माइनस ये 1 तक का था। अब इसमें और आगे वाले भी आ जाएंगे, ये थोड़ा सा अंतर है उस थ्योरम में और इस थ्योरम में। तो ये स्टेटमेंट भी था, वो वहां पे ये कह रहा था कि जो वीके है वो अपने पूर्ववर्ती सदिशों, इससे पहले तक के कहाँ थे, के माइनस 1। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे जिसके कुछ अवयव, तो अपन ने एक अवयव ले लिए, वो शेष बचे सारे अवयव, तो इसके अलावा जो शेष बचेंगे यानी V1 V2 वी के माइनस 1 वी के प्लस 1 वी एन सारे आ जाएंगे। और वहां पे क्या था, वी के अपने पूर्ववर्ती सदिश यानी केवल के माइनस 1 तक। ये यहाँ पे दोनों थ्योरम में थोड़ा सा अंतर है। ओके, वहां पे यहाँ तक अवयव आता है, इसमें यहाँ तक आ जाएगा, फर्क क्या पड़ता है। वहां पे ये बोल दिया कि वी के अपने पूर्ववर्ती सदिशों का एक घात संचय है, यहाँ पे ये बोल देंगे कि एस का कोई अवयव ले लिया अपन ने और ये क्या है, तो शेष बच गए सारे, उनका सभी का एक घात संचय है, यही प्रूफ करवा रहे हैं। तो दोनों थ्योरम है वो बिल्कुल एक जैसी है, ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तन आपको इसमें समझना है। लिख लीजिए आप इसको। इसके बाद लिखना है आपको, तो ये कंडीशन कि अल्फा के वो नॉट इक्वल टू 0 है, जीरो हो गया, इन्फिनिटी हो जाएगा पूरा, कोई मतलब नहीं रहेगा संचय की परिभाषा का, और इसीलिए अपन ने अल्फा के को नॉट इक्वल टू 0 लिया था एस में। ठीक है, इसके अलावा माइनस एल्फा आई अपॉन एल्फा के बिलोंग्स टू एफ, आई का मान 1 2 के माइनस 1 के प्लस 1 के एन सारा मान होगा, बस एक मान नहीं होगा, आई का कौन सा, के यहाँ। ओके, अल्फा के होगा एल्फा के कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन दिखानी है और ये एफ का भी हो जाएगा, समझ को बताने की जरूरत नहीं है। अल्फा आई आपका एफ का अवयव है, अल्फा के एफ का अवयव है, तो अल्फा आई इंटू अल्फा के का इनवर्स एफ का भी हो जाएगा। सारी चीजें पता है।
ये सारी प्रॉपर्टी आपकी पड़ी हुई है, तो इसका मतलब वीके है वो V1 V2 वीके माइनस वन वीके प्लस वन Vn, अर्थात अपने सिवा शेष अगर जितने भी अवयव बच गए इसके उनका क्या है, एक घात संचय। एस का सदिश वीके है, वो शेष सभी सदिशों V1 V2 वीके माइनस वन वीके प्लस वन Vn का क्या हो जाएगा, एक घात संचय हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था। ओके, कर लो इसको। ये पर्याप्त प्रतिबंध स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यदि एस का कोई सदिश है पीकी, वही शेष सभी अवयवों यानी V1 V2 Vk माइनस वन Vk प्लस वन Vn का एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तब आपको सिद्ध करना है कि एस क्या है, एक घात परतंत्र। तो एक घात जो परतंत्र है उसके लिए होना चाहिए कि एफ के जो अवयव है उनमें सभी शून्य नहीं होने चाहिए, कम से कम एक तो अशून्य होना ही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है। देखिए ये अवयव हो गए एफ, बीटा वन बीटा टू बीटा के माइनस वन बीटा के प्लस वन बीटा एन बिलोंग्स टू एफ। इसको मैंने बीटा वन बीटा टू बीटा एन, ठीक है, क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे ये क्यों लिखा है, देखो इसमें वी के है तो इसमें जो बीटा के वो नहीं होगा, ठीक है, इसलिए लिखा है। तो क्या कंडीशन हो जाएगी, तो इस प्रकार ये वो कंडीशन हो जाएगी।
ये देखो जो समीकरण है वो एक संचय की परिभाषा है। वी के है वो v1 v2 वी के -1 वी के +1 vn का क्या है एक घात संचय। अब आपको केवल इसमें इतना करना है, जो वो स्टेप है वी के उसको इधर ले आओ तो हो जाएगी माइनस की बराबर में जी। वी के है वो कहाँ पे आएगा, वो वी के -1 है उसके बाद आएगा अभी, और तो वी के +1 उसके पहले आ जाएगा। माइनस वी के तो उसको क्या लिखोगे -1 वी के। ये जो कंडीशन है ये वो आपकी समीकरण है। और ऐसे आप देख सकते हो कि v1 v2 vk -1 vk +1 vn, यानी v1 v2 डॉट 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 vn में से कम एक अवयव है उसका मान है क्या वो, तो आपका f का अवयव है वो क्या है -1 है यानी शून्य है। इसका मतलब v1 v2 vn क्या हो जाएंगे एक घात आश्रित हो जाएंगे, यानी s क्या हो जाएगा एक घात आश्रित अर्थात। बस इतना सा करना है। यहाँ से इतना तो बोल सकते हो भाई बीटा 1 बीटा 2 बीटा k -1 बीटा k + बीटा n, इनका तो अपने को पता नहीं कि मान क्या है, लेकिन जो यहाँ पे जो विक्की का गुणांक है उसका तो मान -1 है, और ये f का भी ये होना चाहिए शून्य, शून्य ही है वो। ठीक है, अर्थात f का कम से कम एक अवयव शून्य है। v1 v2 vn यानी समुच्चय s का रहेगा एक घात परतंत्र। ये सिंपल सी थ्योरम थी। ओके, कर लो, कंप्लीट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, दोनों सेम है, केवल दो संख्याएं हैं वो चेंज है। क्या देखिए, यदि एक्स वाई जेड वी एफ के सदिश है, यानी एक्स वाई जेड है वो वी एफ के तीन अवयव है, तीन सदिश है तथा एक का स्वतंत्र है। अब वी एफ में तीन अवयव है एक्स वाई जेड, और वो क्या है एक स्वतंत्र है, तो इसका मतलब आपको ये समझना चाहिए कि एक्स का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक ये तीनों क्या होंगे जीरो, जो कि f के अवयव होंगे एक घात स्वतंत्र की परिभाषा से। इतना आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि आप यहाँ पे समीकरण लिखते हो उसको हल करते हो, और जो समीकरण वो इस प्रकार आती है, पहला पद x का है साथ में कोई मान है, दूसरा पद y का है साथ में कोई गुणांक है, तीसरा पद है z का है साथ में कोई वैल्यू है। ठीक है, तो वहां से आपको समझना होगा कि x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक क्या है, जीरो है। क्यों है, क्योंकि वो एक हाथ स्वतंत्र है वीएफ के तीनों सदिश। ओके, तब सिद्ध कीजिए कि निम्न सदिश भी एक हाथ स्वतंत्र होंगे। पहला दे रखा है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, तीन सदिश दे रखे हैं। और दूसरा x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस 2y प्लस जेड। ओके, देखिए शुरू करते हैं।
देखिए एक खास स्वतंत्र की परिभाषा हो गई कि तब एफ के किन्हीं तीन अवयव होगा, वो कोई से भी हो सकते हैं देखिएगा, और वो होंगे क्या, जो कि एक्स वाई और जेड के गुणांक होंगे, उनका मान क्या होगा, शून्य होगा। इतना अपन बोल सकते हैं। अब पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये तीन सदिश अपने को दिखाने की एक घात स्वतंत्र, एक घात स्वतंत्र के लिए क्या होना चाहिए, आपको एफ में कोई तीन अवयव लेने हैं और कंडीशन आपको पता है समीकरण, और वो तीनों अवयव क्या होने चाहिए, साथ में किया गया। ओके, देखिए अल्फा 1 इंटू एक्स प्लस वाई, फिर अल्फा 2 वाई प्लस जेड, फिर अल्फा 3 जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे। यहाँ से यदि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तीनों का मान 0 आता है तो इसका मतलब ये तीनों सदिश क्या हो जाएंगे, एक घात स्वतंत्र। बस इतना सा आपको इसमें करना है। देखिए हल करते हैं इसको। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। ओके, एक्स के भी आपको दो पद दिखाई दे रहे होंगे, वाई के भी दो पद दिखाई दे रहे होंगे, और जेड के भी दो पद दिखाई दे रहे होंगे। एक्स कॉमन ले लिया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3, उसके बाद कॉमन ले लिया वाई अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और फिर जेड अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए आप, ये x का गुणांक, ये y का गुणांक, ये z का गुणांक। तो इस समीकरण है, इस समीकरण के लिए अपन बोल सकते हैं कि x का गुणांक 0 होगा, y का गुणांक 0 होगा और z का गुणांक 0 होगा। क्यों? क्योंकि x y z है वो BF की कोई तीन सदिश है, और वो क्या दिए गए हैं, एक घात स्वतंत्र। कोई तीन समीकरण आ जाएंगे, मान ज्ञात हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का। तरीका समझ में आ गया होगा आपके, सिंपल सा है। ओके, लिखो इसको। तो ये अपने को दिया गया है कि बी एफ की जो सदिश है अक्ष वाई व जेड है वो एक घात स्वतंत्र है। तो जो ये अपने पास समीकरण आई है, इसे अपन क्या बोल सकते हैं कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 0, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 0, और अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। एक, दो और तीन की सहायता से मान ज्ञात करना है अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3। देख लेते हैं 0 आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो एक घात स्वतंत्र है जो आपने शुरू में सदिश लिए थे, और अगर नहीं आता है तो एक घात आश्रित है। देखिए तो एक, दो और तीन की सहायता से अगर अपन इनको कैंसिल करने की सोचें तो जैसे एक माइनस प्रूव करते हो तो अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ये 2 माइनस 3 करते हो तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है वो तीनों बराबर आ जाएंगे। लेकिन
कुछ इसके अलावा कोई मान नहीं आएगा जिसमें डिपेंड हो। तो देखिए इसको आप थोड़ा सा ऐसे लिखिएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। इनको तीनों को जोड़ दीजिए, समीकरण 1, 2 और 3 को। मान आ जाएगा 2 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी इन्हीं की सहायता से, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। तो अब साइड 1, 2, 3 और 4 की सहायता से ज्ञात हो जाएंगे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा 3 तक की। समीकरण 4 माइनस समीकरण 1, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 3, अल्फा 2 इज इक्वल टू 0। समीकरण 4 माइनस समीकरण 2, अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 और अल्फा 2 माइनस कर देंगे, कैंसिल, अल्फा 3 भी 0, अल्फा 3 0 तो अल्फा 1 भी 0। तीनों 0 जो आपने गुणांक लिए थे x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स के, इसका मतलब वो तीनों सदिश क्या हो जाएंगे, एक घात स्वतंत्र। सेम इसी प्रकार से हो जाएगा इसका दूसरा। ठीक है, लिखो इसको। तो ये समीकरण आप जो उसमें लेके चले थे और तीनों का मान 0 आ गया, इसका मतलब तीनों एक घात स्वतंत्र है। ओके, दूसरा पार्ट देखिए, यही देखिए आप इसमें केवल इतना करना है कि जो तीन सदिश x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स है, इनके लिए तो प्रूव करना है और उसी कंडीशन को काम में लेना है x, y और जेड सदिशों के लिए।
ये वो समीकरण हो जाएगी, आपको जिससे पता लगेगा कि एक घात स्वतंत्र है या एक घात हमारा स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये घात स्वतंत्र होने की वजह से तीन हम याद रखेंगे, अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई, बीटा इंटू एक्स माइनस वाई, गामा इंटू एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड। इनको तीनों को हल करते हैं, जहाँ पे गुणांक आ जाए एक्स वाई जेड के उनको रखो जीरो के बराबर, मान ज्ञात करो अल्फा बीटा गामा का। आप स्वयं भी कर सकते हो, और अगर आप इससे पहले कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर देख के तो करना ही है। ये समीकरण आ जाएगी अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस बीटा एक्स माइनस बीटा वाई, गामा एक्स माइनस टू गामा वाई प्लस गामा जेड इज इक्वल टू जीरो। एक्स का गुणांक अल्फा प्लस गामा, वाई का गुणांक अल्फा माइनस बीटा माइनस टू गामा, और जो जेड का गुणांक है वो केवल गामा इज इक्वल टू जीरो। एक्स का गुणांक आ गया, वाई का गुणांक आ गया, जेड का गुणांक आ गया, तीनों जीरो के बराबर। एक्स वाई जेड है वो एक आध स्वतंत्र है। ये समीकरण आ जाएगी 5, 6 और 7। अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू जीरो, अल्फा माइनस बीटा माइनस टू गामा इज इक्वल टू जीरो, और गामा इज इक्वल टू जीरो। ये तो जीरो है, इसके साथ से दोनों का और पता लग जाएगा। ओके, कर लो इसको। तो समीकरण 5, 6, 7 से है ना, अल्फा बीटा गामा तीनों के मान क्या जाएंगे? जीरो। अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस वाई प्लस गामा इंटू एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। जहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों के मान जीरो है, इसका मतलब
सदिश x प्लस वाई x माइनस वाई x माइनस 2y प्लस जेड में क्या है, एक घात स्वतंत्र है। ओके, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, देखो ये आप इनको आसानी से कर लोगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और इसके अलावा यदि इस प्रकार के और क्वेश्चन है तो उनको भी आप देखो आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे ये जो दो पार्ट है इनमें केवल इतना सा है, आपको समझना है कि एक घात जो स्वतंत्र है उसकी एक कंडीशन तो काम में लेनी है, यानी x का गुणांक, y का गुणांक और z गुणांक जहाँ भी आपको मिले उनको आपको रखना है 0 के बराबर और उनको हल कर लेना है। और एक समीकरण को आपको स्टार्टिंग में लेके चलना है। अब चाहे तो आप उनके गुणांक अल्फा बीटा गामा लो, चाहे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लो, और जो सदिश है उनको साथ में ले लीजिए, हल कीजिए। कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गए होंगे। ओके, तो आप इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है।